नमस्कार दोस्तों, मैं जटिल आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने चैनल पे एक नए कार्यक्रम के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको समय समय पर कुछ ऐसे सामाजिक व्यक्तियों से मिलवाएंगे जिन्होंने सार्वजनिक हित में समाज के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है। सीधे सीधे मैं आज आपसे रूबरू कराता हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर रामचंद्र। डॉक्टर रामचंद्र गांव दनौदा से हैं, एक प्राइवेट पशु चिकित्सक हैं और पिछले लंबे समय से सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय हैं। आज हम इनसे एक अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस इंटरव्यू का कोई एकेडमिक, कोई राजनीतिक या कोई प्रशासनिक उद्देश्य नहीं है। इस इंटरव्यू में हम आज डॉक्टर रामचंद्र जी से उनके निजी जीवन के बारे में, उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में और उनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र है, मैं गांव दनौदा से हूँ और लगातार सामाजिक कामों में रहते हुए अपनी रोजी रोटी के लिए प्राइवेट पशुओं की प्रैक्टिस का काम करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आज आप सामाजिक संगठन में कार्यरत हैं। आज मैं किसान सभा का जिला और नरवाना तहसील का सचिव हूँ। अखिल भारतीय सभा के तहसील के सचिव हैं, जो पिछले दौर में बड़ा देश भर में लड़ा गया सेवा के बैनर तले। उसके प्रमुख घटक है अखिल भारतीय किसान सभा। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते थे कि आज कितने वर्ष हो गए आपको सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए कार्य करते हुए? आपने कब शुरू किया? आपको कब प्रेरणा मिली? कौन सी वो गतिविधि थी आपने, या क्या आकर्षण था कि आपने सामाजिक सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेना जरूरी समझा? यहाँ इस हमारे इलाके में एक दौर में जब हम छोटे छोटे थे, 8वीं 7वीं क्लास के आसपास, कंक्रीट तो मेरी याद नहीं, यहाँ शराबबंदी के खिलाफ लोगों का पूरे इलाके में था, वो इस गांव में नहीं था। और शराब के खिलाफ हर गांव की पंचायत, हर गांव का वोटर एक विरोध करता था। ठेके आगे धरने प्रदर्शन, गांव में छोटे मोटे खुर्दे होते थे, छोटी दुकानें होती थी, उनका विरोध। और जो पीवेगा उसके ऊपर सामाजिक छोटा मोटा बंधन, स्त्रियाँ की परंपरा यहाँ शुरू हुई एक तरह का, और उसी में मैं एक्टिव हुआ। और यहाँ ठेका आगे ने तख्त डाल दिए थे दनौदा, और उस ठेका आगे में रात ने भी रही। वहाँ से मेरी शुरुआत है सामाजिक कामों में आगे रहने की। वैसे 1990 के बाद यहाँ पहली शुरुआत होती है, हमने लगभग 10वीं करी थी। 91-92 में यहाँ साक्षरता का एक आंदोलन शुरू होता है, अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का। वो एक प्रोजेक्ट था, और यहाँ जो प्रगतिशील विचारों के लोग थे, जो इसमें ज़्यादातर कर्मचारी थे, अधिकारी थे, और कुछ SFI और DYFI के आंदोलनों में छात्र जीवन से निकले हुए कुछ लोग थे। उन्होंने यहाँ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, और उसमें हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे उस दौर में। और उसके लिए मेरे पास मास्टर चांद बहादुर जी मुख्य रूप से, तो क्योंकि हमारे गांव से हैं, हमारे लगातार आदरणीय हैं, वे आए भी, आप एक सोशल काम में यदि पूरा टाइम दोगे तो कुछ रूप का मेहनताना छोटा मोटा, और एक मौका है कुछ समाज के लिए करने का। तो मास्टर जी ने जो बातचीत रखी उससे मैं सहमत हुआ, और मैं पूर्ण रूप से साक्षरता में ऑल टाइमर के तौर पर SPC सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उसके एक पद होता था, उसमें रात दिन काम में लग गई अनपढ़ लोगों को पढ़ाने में। उसमें अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का जो मुख्य काम था, लोगों अपनी रोज़मर्रा की मेहनत जो करते हैं जीवन में, उसका सही सही दाम
उनको नहीं मिलता, उनकी मेहनत की चोरी होती है कहीं ना कहीं, चाहे वह महिला है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है। और फिर उसके बाद उसके बहुत सारे किताबें जो कायदे थे उसमें, उनमें बहुत गहरी बातें लिखी हुई थी। मेहनत की लूट, किसान ने अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा, सेहत के ऊपर, फल और सब्जी की बात उसमें थी, लेकिन जो पैदा कर रहा है उसकी सेहत नहीं है। बहुत सारी उसने हजारों मन कपास पैदा करी, लेकिन शायद कपड़े ना हो। एक ने बहुत बड़ा कारखाना में कपड़ा बुन दिया, हजारों हजारों मीटर, उसके शायद कपड़ा ना हो। बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दी, बड़े बड़े महल बना दिए, शायद झुग्गी छायन में सोता हो। इस तरह की वहाँ जो हमें मिला, और वहाँ देखा रात दिन मेहनत करते हुए कि यहाँ जो पूरी धरती पे मानव है मेहनत कश, उसकी मेहनत की बहुत बुरी तरह से लूट है, और सदियों से है ये लूट। इस तरह का उसमें काम था, और उसमें हमने लगातार काम करते हुए बहुत सारे ये चीज़ें देखने में आई कि ये चीज़ें नीचे तक भी हैं। यूँ जो लूट खसोट का भेदभाव है, गरीब अमीर की जो खाई है, इसमें नीचे तक हमने गहराई से देखी। जैसे मान लो कोई एक नाटक आया था, एक नई शुरुआत, उस एक नई शुरुआत में क्या होता है कि एक गांव के मजदूर की बेटी खेतों में चली जाती है अपनी भैंस के लिए, अपनी गाय के लिए थोड़ा बहुत चारा लिया। मेरे गांव के खेत है, मेरे परिवार के खेत है, और वहाँ जुल्म होते हैं उनके पास, उस लड़की के पास, लड़की के ऊपर। और वहाँ दबंग लोग होते हैं ना, जो उस लड़की को न्याय नहीं मिलता, और गांव में रहना तो समझौता करना पड़ेगा। इस तरह की बातें यहाँ हर तरह से देखी जाती हैं। अब भी हमें चीज़ें आज भी हैं, आज भी में चीज़ें कम नहीं हुई हैं। भाई लोग पढ़ गए हों, लोग विकास कर गए हों, ऐसा कुछ नहीं। आज भी समाज में सामंती, रजवाड़ाशाही, धक्काशाही, प्रभुत्व वाला की चौधर आज भी शामिल है। और गरीब सामान्य परिवारों के बालक यदि प्रगतिशील विचारों की कोई बात करे, वह आज भी हजम नहीं है यहाँ समाज में। ये हमने नज़दीक से देखा। डॉक्टर साहब ने जैसा कि आपको बताया अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत के बारे में, और किस तरह वो क्रांतिकारी दबे कुचले लोगों की हिमायत में पक्षधरता के साथ खड़ा होना, और जो प्रभुत्वशाली वर्चस्व है जिनका, उनके खिलाफ संघर्ष की एक चेतना की मानसिकता के निर्माण होने की शुरुआत के बारे में बताया। इसी कड़ी में हम आगे भी बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा आपके पारिवारिक परिचय भी दो जी। जैसे आपके पिताजी का क्या नाम, कितने भाई रहे, कितनी आपके पास किसानी में ज़मीन थी, आपका बचपन कैसा बीत्या, अभाव रहे या खुशहाली थी, आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, या पढ़ते हुए आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड का भी परिचय दो। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन थी। क्या नाम आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम बलेराम, और हम 4 भाई 2 बहनें हैं, 6 सदस्य थे। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार, उस मौके पर तो संयुक्त परिवार होते थे। पिताजी जब युवा थे, जब तो संयुक्त परिवार होते थे। उस दौर में तो पूरा परिवार मेहनती था, लेकिन ज़मीन थोड़ी थी। लेकिन जितनी भी हमारे पास ज़मीन थी उस दौर में, सभी पे पानी लगता था, नहर के पानी की अच्छी मतलब मारू ज़मीन नहीं थी ना, मारू ज़मीन, नहरी ज़मीन थी। नहरी ज़मीन थी, और ठीक रोटी का प्रबंध था हमारे परिवार में। ऐसी को बात मतलब आपने को भी ऐसा संकट नहीं आया घर में, जैसे आटा खत्म हो गया हो या रोटी नहीं मिली हो, इतना संकट नहीं था? ऐसी कोई दिक्कत नहीं हमारे परिवारों में। तो जो मेरा बाबू ने मेरे को बताई, हमारे 3 जगह खेत था, 3 जगह नहर का पानी लग गया था। ये उन परिस्थितियों के हिसाब से ज़मीन, परिवार लगातार मेहनती था, ईमानदार था, और किसी के साथ भी हमारे परिवार का आज तक उधर से दनौदा गांव बसा झगड़ा नहीं हुआ। ये और बढ़िया। किसी के साथ भी वे पानी तोड़ दिया, उसकी ज्वार काट ली, फलानी कर ली, मतलब कभी झगड़ालू प्रवृत्ति रही नहीं। हमारा परिवार शांत स्वभाव का और मेहनती परिवार रहा है। तो आपके परिवार ने मतलब बाध्य पे ठेके जमीनें बोई? हाँ जी, हिस्से पे लिया कुछ दिन। तो एक दौर में हिस्सा तो होता था जमीन का। अच्छा, आप बड़े हो भाइयों में? ना, मैं सबसे छोटा। अच्छा, तीनों भाई आपसे बड़े हैं? 3 भाई मेरे से बड़े हैं।
अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब जैसे आपकी पढ़ाई की शुरुआत हुई वो गांव में ही हुई? हाँ, गाँव। पहली क्लास में आपने? गाँव में दाखिला था, स्कूल गाँव में। तो 10वीं तक गांव में ही हाँ, पढ़े? गाँव में 10वीं तक पढ़े और मैं 10वीं तक पढ़ा। अच्छा, उसके बाद आप आगे पढ़ नहीं पाए? आगे तो परिस्थितियाँ ऐसी होगी कि हमें 10वीं करी थी तो बड़े भाई न्यारे हो गए थे, अच्छा अच्छा, तो उसी दौर हम में। 2 छोटे कुआरे थे हाँ, और फिर परिवार को संभालना ये हमारा काम था। मैंने फिर प्राइवेट स्कूल खोल लिया था। वो जो स्कूल सोनदास जी और के साथ ना, थे, वो अलग था? वो अलग। सोनौर न अलग स्कूल खोला था सोनौर आपने? का तो इस मोहल्ले में था। और आपने बड़े में खोला था? हाँ, मेरा तो आशापति में था। ये जो आजकल ये चलाते हैं यही स्कूल है कि वो ना, न्यारा स्कूल मेरा था? अपना स्कूल था, क्या नाम था आपके स्कूल का? हरियाणा पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये उस दौर में आपने शुरू किया जब तक साक्षरता अभियान से पहले की हाँ, बात है? पहले की बात है। अच्छा, आपने फिर कितने साल अध्यापन कराया, बच्चों को पढ़ाया? वहाँ मैंने लगभग 2-1 साल लगभग अध्यापन का कार्य करा और मेरे पे 100-125 के आसपास बच्चे थे। हमारा बगड़ की थाई अच्छा, उस थाई। फिर आपने ये पशु, फिर आप मतलब एसपीसी ये- के तौर पर आए? हाँ, एसपीसी का साक्षरता में काम और करा फिर मैं ये 7-8 साल। साथ ये मतलब 90 से लेकर तकरीबन 97-96 हाँ, तक 97-98 लास्ट तक, लास्ट जब जब तक वो तक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चला। रहा, जब तक करा। और कुछ साल 7-8 महीने में चीका में भी साक्षरता वहाँ का भी आप प्रोजेक्ट में गए? गया। कैथल में जो प्रोजेक्ट आया था वहाँ भी आपने कार्य वहाँ करे? भी 7-8 महीने मैंने लगाए हैं। ना, जो आपने फिर पशु चिकित्सा का कार्य ये ये कब सीखा? 2001 में मेरा एडमिशन हुआ, यहाँ चौटाला जी सीएम बने हैं। अच्छा और मितासो में ये 60 सीट वेटनरी के कोर्स के लिए क्या मैं अच्छा वहाँ मैंने ये डिप्लोमा किया। अच्छा, तो इस ढंग से फिर आप आ रहे। तो मूल रूप से आपका जो आप सारा क्रेडिट और श्रेय दे हो आपके विचारों को बनाने का, वो साक्षरता अभियान ही वो हाँ जी। दौर था साक्षरता जिसमें मास्टर अभियान, चांद हाँ। का एक रोल है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक तो ये बात आपने। दूसरी बात मैं एक और इसी से जुड़ना 2-3 बातें और कहना और जानना चाहूँगा। जैसे जो साक्षरता अभियान चला, निश्चित तौर पर जींद में बेहतरीन ग्रास रूट पर काम हुआ उसमें, और दनौदा बरटा जैसे गांव अव्वल दर्जे पर हाँ। नेशनल तौर पर भी ये पहचान थी इन गाँव में वाकई। यहाँ 1000 क्लास लगती थी दनौदा में। 1000 क्लासेज लगती थी, मतलब एक क्लास 1000 लोग पढ़ते थे। पढ़ते थे? 1000 100 क्लास। 100 क्लास लगती थी, बड़ी बात है। 100 क्लास से और रात के 12 बजे तक भी क्लास चलती थी। और हर क्लास में मास्टर चांद जी रात दिन पानी भरा था। बरसात के दिन थे, हाँ। इतनी गलियां की सुविधा भी थी, चिक्कड़ मकर। और मतलब उसको एक सामाजिक हाँ, समर्थन बिल्कुल, था आपके उस बिल्कुल, मूवमेंट पूरा को। गांव का समर्थन था उसमें। अच्छा, और तो उसके ब्लॉक को कौन देखते थे उस टाइम मास्टर पे? सतवीर जी थे गलाडी से, हिंदी टीचर। अच्छा, ये ब्लॉक ये कोऑर्डिनेटर थे? ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे। चांद जी भी एसपीसी थे, मैं भी एसपीसी। कई 17-18 लोग थे एसपीसी अच्छा, में। और 2-4 पंचायत- लोगों के नाम बताओ जो आपके साथी थे यहाँ उस टाइम पे यहाँ तो लिटरेसी में। बसाव सरपंच थे कड़ौदा से, अच्छा, वो थे धर्मवीर कड़ौदा से थे। धर्मवीर कड़ौदा से थे। हाँ, तो सच्चा खेड़ा से एक लड़की थी, बाद में टीचर लगी थी, वह कृष्णा। अच्छा, कृष्णा। हम्म। अच्छा, वो और जो एक इसमें हेल्थ विभाग से थी जयवंती। अच्छा हाँ, एक हमारे गांव की बहुरानी थी रणबीर की घराड़ी। और बाद में वो आंगनवाड़ी में आ गई थी भूला देवी। अच्छा, ना एक ये जानना चाहते थे उस दौर में जैसे लोग कैसे तैयार हुए, मतलब लोगों की इतनी व्यापक भागीदारी कैसे हुई गांव में साक्षरता के प्रति, आकर्षण कैसे पैदा हुआ? ये था कि वो उस जो प्रोजेक्ट था वो सरकार की उस पूरी मदद थी। और जो वातावरण निर्माण का काम था हाँ। उसमें एक तो सरकार की तरफ से ये मदद थी कि जितने भी सोशल कर्मचारी थे ट्रेड यूनियनों के शुरू से, उनको ड्यूटी से वो कर दिया था रिलीव। भाई आप 24 घंटे यहाँ काम करोगे और पे विभाग देगा, जिसमें मास्टर चांद बहादुर जी एक हैं, मास्टर सतवीर गिलाडी भी है उसमें शामिल। ये डेपुटेशन में बुला हाँ, लिए जो हाँ। कर्मचारी थे सारे? जगदीश जी थे, एक साइंस टीचर हमारे, हाँ। रिटायर हो गए। तो ऐसे जो सोशल थे, अपनी यूनियनों में एक्टिव थे, उन लोगों को सरकार ने प्रोजेक्ट में भेज दिया, वो आप काम करोगे। और ऊपर से सरकार की तरफ से टेलीविज़न पे, अखबार पे बड़े अधिकारी जैसे एसडीएम, डीसी, वे भी समय समय पर गांव की पंचायतें, इस तरह का जो था एक वातावरण का निर्माण था उसमें। और मुख्य रूप से यहाँ जो टीम थी जींद जिले में, उस प्रोजेक्ट तो पूरा हरियाणा का था, लेकिन यहाँ का मुख्य कारण ये था कि जो टीम के लोग थे काम करने वाले, वो बिल्कुल त्यागी लोग थे। 24 के 24 घंटे अपना समय कौन दिया। कौन थे जैसे उस टाइम पे आपके जिला का नेतृत्व? तो
जिला नेतृत्व में तो डॉक्टर में थे दयानंद जी, डॉक्टर दयानंद मलिक हाँ, थे, मलिक वे थे, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी होंगे। सुरेंद्र दलाल थे, मंगतराम शास्त्री थे, मास्टर धर्मवीर जी थे बड़ौदा से, धर्मपल चहल थे बड़ौदा से, लेक्चरर बन गए थे बाद में, तो सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गए थे। सोन दास तो थे हमारे गांव के, जिला की टीम में थे, वे कुछ दिन यहाँ एसपीसी का काम करे, वे जिला पे थे। राजेंद्र जी थे सच्चा खेड़ा से, नौजवान सभा में काम करते थे। यहाँ से मतलब प्रगतिशील विचारों के जो लोग थे वे हर गांव में, तहसील लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी और स्टेट लेवल तक भी, असलियत में वे दबी कुचली जनता थी नहीं, जो असलियत में मेहनती, उसमें कुछ जागृति लाना चाहते, उनको संगठित करके कुछ परिवर्तन की बात करना चाहते हैं कि जो साक्षरता अभियान के मार्फत एक समाज सुधार आंदोलन चला, समाज सुधार नवजागरण समाज सुधार आंदोलन चला, उसके मुद्दे क्या क्या थे? आप सामाजिक तौर पे क्या मुद्दे उठाते थे? उसमें मुद्दे तो शिक्षा का तो मूल था, पढ़ना बहुत जरूरी है, निरक्षरता मिटाओ, हाँ हाँ, अनपढ़, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, और जो गांव में जाति देख के या गरीब देख के शोषण होता है उसके खिलाफ भी जागृति, जाति और वर्ग का जो शोषण हाँ, उसके खिलाफ भी हाँ, आवाज उठी, उसके ऊपर भी। लेकिन जो अपना रूढ़िगत समाज था उसने उस चीज स्वीकार कर ली, वो मूवमेंट में तो नहीं, जैसे हम नाटक दिखाते थे, हाँ, जैसे मिल्क्यूरी क्लोराइड सिल्वर के जो सिक्के होते थे हमें, हाँ, दुग्गी, पंजी, 10, 20 पैसे, उनको ऐसे लगा के रख देते थे, गोरखनाथ के दूने की वाह होगी, ऐसे महिलाओं, हाँ, तो इस तरह के काम करते थे और उसमें जागृति भी आती थी। और जो मैजिक्स की ट्रिक थी, कुछ इसी जादू की ट्रिक्स का ले, जैसे साइंस की ट्रिक्स का ले, तरकशील सोसाइटी के लोग करते थे, हमारे यहाँ भी उसका छोटा मोटा काम हमने कराया है। सिर पर आग बाढ़ देना, आग को मुंह में ले लेना, इस तरह के काम करे, तो ये खोलने के लिए था। और ये लगातार अंधविश्वासों के खिलाफ गहराई से जलते अंगारों पे चल के दिखाना, इस तरह के काम प्रकार का अंधविश्वास की चेतना पे चोट करिया, अंधविश्वास पैदा करिया, अंधविश्वास। अच्छा, एक दो बात और बताओ, जैसे ये तो आपने साक्षरता में ये मुद्दे उठाए चलाए, एक बात पूछा, जो लंबा 10 वर्ष का जो साक्षरता अभियान चले आपके गांव में, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो गांव में? उसके गर्भ से क्या चीजें निकली? उसके गर्भ से तो चीजें तो निकली, यहाँ हमने लगातार लाइब्रेरी का जन्म दिया उस दौर में, लाइब्रेरी में पढ़ना, क्योंकि उस दौर में लिखा गांव गांव में पुस्तकालय हो, घर घर में शौचालय हो, बे घूमना फिरना, खासकर महिलाओं के लिए तो अंधेरा होने के बाद था। एक नाटक भी आया था, अंधेरा होने का इंतजार। एक दुल्हन की शादी होती, उसमें अरे वह बेचारी लड़की शाम तक इंतजार करती है शौचालय के लिए, और दिन में उसका प्रेशर है, उसके पेट में दर्द बनता है, गैसें बनती हैं और बीमार होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। लेकिन यहाँ लाइब्रेरी का एजेंडा लेके आए हम सबसे पहले। और लाइब्रेरी की शुरुआत कौन से सन में हुई जी? लाइब्रेरी की शुरुआत यहाँ लगभग 95 की फल्ड आई, 95 की फल्ड के बाद 96 में हमने यहाँ लाइब्रेरी शुरू कर दी। मतलब 96 से लेकर 2025 तक अब जो चल रहा है लाइब्रेरी तो लगातार कंटिन्यू चल रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 96 से लेकर और 2025 तक निरंतर पुस्तकालय का संचालन हुआ यहाँ पर। अच्छा, एक दो बात और पूछेंगे डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताई कि ये जो समाज सुधार के, उसके बाद जैसे हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का भी आप लोगों ने गठन कराया, हाँ, तो वो कब हुआ ज्ञान विज्ञान समिति के गठन? शायद 97-98 के आसपास ही HGVS का गठन पूरा हरियाणा में पहली बार जींद जिले में हुआ था। पहली गठन जींद में हुआ था। तो शुरुआत में दनौदा में यूनिट बने, गांव में से है जो हरियाणा में पहले यूनिट बने, हाँ, यूनिट बनने में थे शामिल, और यूनिटें आज भी हैं। कई गांव में थी यूनिट, तो उस दौर में तो सैंतड़ी, जनाड़ा, धनु, दनौदे, कड़ौदे, पूरों को जहाँ जहाँ भी थी साक्षरता की। अच्छा, जैसे आपने बताई जो मुद्दे, सामाजिक मुद्दे उठाए, इनके दौरान आपको कभी पारिवारिक तौर पर, मतलब जैसे परिवार ने रोकने की कोशिश की हो, या कोई सामाजिक उत्पीड़न गांव के बड़े चौधरियों का, या कोई प्रशासनिक अधिकारियों का, राजनेताओं का, या किसी प्रकार का दमन भी सामना करना पड़ा? कभी कोई प्रेशर भी आया आपके ऊपर जीवन में? प्रेशर वाली तो कोई सी बात तो कौन थी, लेकिन यहाँ जब लाइब्रेरी चल रही थी लंबे समय से, उसकी ग्रांट लेके आए थे हम
एसडी ने डीसी ने दे दी थी, और लाइब्रेरी स्कूल में चल रही थी। और एक शुरुआती लाइब्रेरी वीरेंद्र जी जो हैं उचाना से थे MLA, उन्होंने दी थी पहली ग्रांट 85-84 हज़ार की। युवा संगठन भी होता था गांव में जब तो। और ये ज्ञान विज्ञान समिति तो बाद में बनी है, उस मौके पर गांव में ग्राम सुधार युवा संगठन होता था। और पहली लाइब्रेरी की ग्रांट शायद तिवारी कांग्रेस से MLA था ये वीरेंद्र डूमर का, उस मौके पर लाइब्रेरी यहाँ बन गई थी। लेकिन उसको चलाया ज्ञान विज्ञान समिति ने, और फिर वह स्कूल में थी, फिर चबूतरे में बना ली थी। उसकी ग्रांट भी हम ख्यालिया थे, हमारे मित्र डीसी, उसने ग्रांट दे दी थी, वह बन गई थी। उस पर छोटा मोटा गांव में विवाद रहा, उसके राजनीतिक कारण थे गांव में, और वो तो विवाद का कोई मूल कारण नहीं था, उसमें राजनीति थी गांव की। उसका भाई ये नौजवान सेंजो से 8, 10, 5 ये लेफ्ट विचारधारा के हैं, और यहाँ ज़्यादातर गांव में चौटाला की राजनीति के हैं मुख्य तो, या कांग्रेस के राजनीति के लोगों का इतना विरोध नहीं था जो चौटाला की विचारधारा के लोग थे। इनेलो की विचारधारा के लोगों का ज़्यादा विरोध ना। जैसे आपने यहाँ पे इस दौरान जैसे गरीबों के समर्थन में मुद्दे उठाए, या पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिक राजनीति उफान पाई, तो आपने हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रयास करे होंगे। आपके गांव में जैसे कई बार भाईचारा बिगाड़ने की भी कोशिश हुई, उनमें भी आप आगे खड़े हाँ, हुए। लगातार कोशिशें रही हैं, लेकिन हम गरीब के पाड़े में रहे हैं। भाईचारा प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए। हाँ, यहाँ मस्जिद पे कुछ अटैक हुए जब भी हम यूँ था भाई ये भी गांव के भाई है, इनका भी इतना ही अधिकार है गांव में रहने का, रसने बसने का। तो फिर आप अब किसान मोर्चे पे कब सक्रिय हुए? ये तो किसान मोर्चा तो खास कर ये किसान आंदोलन, ये जो आए 6 महीने पहले जो वहाँ आए थे 3 कृषि कानून में जो विधेयक के रूप में जब बेरा लग गया था संगठन के मार्फत ऐसी नीतियाँ लेकर सरकार पहुँच रही है, तो हम मेयर मास्टर चांद जी उसी दौर से संगठन ने ड्यूटी ला दी थी, वे आप किसान सभा पर काम करोगे। और जब तक तो कानून बनया भी नहीं था, कच्चा कानून था 6 महीने का, उसको लेके हमें यहाँ किसानों की मीटिंगें, खासकर सुबह सुबह पशु लेके किसान बड़े बुजुर्ग जाते हैं तालाब के ऊपर, वहाँ मीटिंग करना, 5-10 बैठक में दरवाजे में कहीं मिल गए वहाँ मीटिंगें करना। और हमारी बात जचे नहीं थी। अच्छा, शुरू में लोगों को जब हम कच्चे कानून थे 6 महीने का था, लोगों ने गंभीरता से नहीं ली आपकी बातें। जब हमारी बात जचे नहीं थी, बाप इसी तोड़ी क्यों कर रही है बात। और यूनियन ने अब उस मौका उस रूप में काम करने रही थी। और यूनियन आम किसान तो जब खड़े हुए जब किसान यहाँ से गुजरे पंजाब का वो जो किसानों के मुंह करया, हाँ, उसके बाद लोग खड़े हुए। हाँ, फिर खड़े हो गए। फिर ये हो गया भाई ये तो बहुत पहले से कहने लग रहे थे, फलाना मास्टर चांद बहादुर रामचंद्र डॉक्टर तो बहुत पहले मारा दौरे भी आए थे नहर पे, मारा दौरे भी मैसा दौरा आए थे। ये इस तरह की बातें बाद में चलने लगी भाई ये लोग पहले से कह रहे थे, इनकी पहला बेरा है। चलो, और यहाँ जब दिल्ली जाने के लिए काम कराया, बापा ने भी गांव की तरफ से दिल्ली जाना चाहिए ट्रैक्टर लेके। जो खासकर बीजेपी की राजनीति करने वाले लोग थे और बीजेपी के वर्कर के तौर पे थे, उन्होंने पूरी टांग अड़ाई कि यहाँ से गांव से दिल्ली ना जाए। चाहे दुष्यंत के राजनीतिक वर्कर थे चाहे बीजेपी के राजनीतिक वर्कर थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी यहाँ से ना जाएं। लेकिन उस दौर में जो माहौल बन चुका था उनकी उसमें कोई पार नहीं बसाई। लेकिन जनता इस गांव की बड़ी संख्या दिल्ली गई, टिगरी बॉर्डर पे भी गई और शंभू बॉर्डर पे भी गई। अच्छा, थोड़ा मैं एक और जानना, जैसे आप बता रहे 1990 से सक्रिय हुए, आज 2025 आ गया, तो 30 साल से लंबा अरसा आपका सार्वजनिक जीवन का 35 साल हो गया, एक पीढ़ी जवान से ज़्यादा समय हो गया। तो इस 30 सालों में आप अगर खुद को देखो, आपने जो इतना समय दिया, तो मतलब आप क्या महसूस करते हो भाई, आपको क्या लाभ हासिल हुआ? जैसे कई बार लोग सोचते नहीं, अभी इस कार्य करने से मुझे क्या मिलेगा। आज का जो दौर है, खासकर कोई आर्थिक है, कोई प्रशासनिक है, कोई राजनीतिक है, या फिर मतलब कोई आदमी सामाजिक काम भी करता है तो उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, मैं उस पद पर, उस शोहरत पर या कोई एक ऊंचाई पर पहुंचूं। तो आप क्या महसूस करते हो जो निरंतर
35 साल तक लगे हुए हो। देखो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ आने के बाद एक बढ़िया मंच मिला है जिसमें बड़ी आबादी की बात कही जाती है, पूरा देश और दुनिया की एकता की, भाईचारे की और जुल्मों के खिलाफ लड़ने की शिक्षा यहाँ मिलती है, जिसको मेरे से मन में बड़ी भाव है यार। और रही बात इसमें लॉस आने की, लॉस ने तो या तो सही कि समय दिया है तो लॉस भी हुआ होगा, लेकिन उस लॉस के अनुपात में आज जो मैं हूँ अपनी जगह, मैं ये मानूँ कि यहाँ आने के बाद एक बेहतर इंसान बने हम, अपनी बात 10 आदमियों में रखने, और आज भी हम किसी से कम नहीं। मेरे पास अपना अपना मकान है, मेरे पास कोई प्लाट नहीं था, मैंने अपना मोल लिया ज़मीन मेहनत से। ठीक बच्चे मेरे पढ़ने लग रहे हैं, ठीक मेरी ज़िंदगी है। बहुत बढ़िया। और रही बात यह कि इस इलाके के खासकर गरीब लोगों ने यह महसूस कराया बेजे रात ने भी पशु बीमार है, पहला रुपये घर तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर रामचंद्र ने बुला लो, पीछाड़ी पे बात। ये एक बात आपने लोगों को जचाई। एक और जैसे आपने बताया कि आपका आंदोलन है वो किताब से जुड़ा रहा है, किताबों ने बहुत बड़ा रोल प्ले कराया है, तो आपकी पसंदीदा किताबें या लेखक कौन कौन रही थी, जैसे जो आपने प्रभावित किया? ज्यादातर मुंशी प्रेमचंद को और भगत सिंह को ही पढ़े हैं, ये इनका प्रभाव रहा आपके ऊपर। और ये ज्यादातर लिटरेचर लाइब्रेरी में भी इनका ही था। और आंदोलन में तो यह कि मान लो सावित्रीबाई फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले, अम्बेडकर जी यहाँ का, मीरा का, रविदास का, कबीर का, गुरु नानक का, इनकी भी बात चल रही। इन आंदोलनों के को भी इन किताबों में कहीं की जगह मिलती थी। और हमने जो महसूस किया, मुंशी प्रेमचंद जो आम आदमी की ज़िंदगी से, ज़मीन से जुड़ा हुआ लेखक, और इसीलिए युवा को आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह जैसे युवा ने भी बहुत खुल के लिखा है, पाखंड के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, छुआछूत, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, ये बहुत सारी चीज़ें भगत सिंह ने लिखी हैं और उनको मना पड़ा है। हम बार बार आपसे बात भी करते रहेंगे डॉक्टर साहब। एक और बात और आपसे अंतिम बातों की तरफ बढ़ा, तो आप एक संदेश क्या देना चाहोगे आज की युवा पीढ़ी को या दर्शकों को, या भाई और लोगों से अपील क्या करना चाहोगे? मैं तो पूरे देश और दुनिया की मेहनत कश जनता से ये अपील करना चाहूँगा भी हमारे जो अच्छे लोग रहे हैं, जिन्होंने भगत सिंह एक युवाओं के लिए चेहरा है, पूरी दुनिया में मेहनत की लूट ना हो। और मेहनत की लूट जब रुक जाएगी, जब इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की खुशी शामिल हो जाएगी। और इसके लिए भगत सिंह का रास्ता, मुंशी प्रेमचंद का रास्ता, किताबों का रास्ता, संघर्ष का रास्ता, अम्बेडकर वाला संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो का रास्ता मेरे को पसंद है। इसी की मैं शिक्षा दूँ, इसी में उनको शामिल होना चाहिए। आज की जो चकाचौंध है खासकर पूंजीवादी मीडिया की, उससे बच कर रहना चाहिए। कोई और बात आप जो कहना चाहो, कोई ऐसी बात और छूट गई? अलग से तो मैंने कुछ नहीं कहना। तो दोस्तों, आपने आज मिले डॉक्टर रामचंद्र जी से, हम दुआ करते हैं इनका स्वास्थ्य बना रहे और निरंतर ये अपने कामों में लगे रहें। आप कोई बात इनसे जानना चाहो और आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हम दोबारा भी डॉक्टर साहब से मिलेंगे, एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। और जो और ज़्यादा बेहतरीन कार्य इस गांव में हुए, जैसे लंबे समय तक यहाँ आँखों का कैंप लगवाया गया है, 10 साल निरंतर यहाँ बाल विज्ञान कांग्रेस की टीमें तैयार हुई हैं, और भी एक समाज सुधार का केंद्र दनौदा गांव बना है, उसके आगे भी रोशनी डालेंगे और लोगों के इंटरव्यू भी लेंगे। आपने हमें समय दिया या आपने इस चीज़ को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।